On this channel of Education Express, I again welcome you in the class of income tax. And under this subject, we were discussing the topic which is known as income from house property. मकान संपत्ति से होने वाली आय को किस प्रकार से हम टैक्स करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हाउस प्रॉपर्टी इज़ क्लासिफाइड फॉर टैक्स पर्पसेस इनटू टू कैटेगरीज. नंबर 1, the property which is let out, and number 2, the property which is used for self residence. एक वह संपत्ति जो किराए पर दी जाती है और एक वह संपत्ति जो स्वयं के रहने के लिए उपयोग में लाई जाती है. और कल हमने एक प्रॉब्लम के अंतर्गत देखा था किस प्रकार से टैक्सेबल होती है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, और उसमें हमने ये देखा था हाउ दी म्यूनिसिपल वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड सो ऑन अप टू द 4th स्टेप इज़ टेकन अप. किन किन कंडीशंस के थ्रू हमें गुजरना होता है. और फिर बाद में ग्रोस एनुअल वैल्यू आती है. म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद नेट एनुअल वैल्यू प्राप्त होती है. फिर उसके बाद डिडक्शंस दिए जाते हैं. एक डिडक्शन जो इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले दिया जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड दैट इज़ ऑलवेज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हम अलाउ करते हैं. एंड द सेकेंड वॉज द इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द हाउस, रिनोवेशन ऑफ द हाउस, रिपेयर ऑफ द हाउस एंड सो ऑन. उसके लिए जो राशि उधार ली जाती है उस पर दिया जाने वाला ब्याज. और ब्याज में भी कल बताया गया था 2 कैटेगरीज होती हैं. एक ब्याज वह जो एरियर ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, और एक ब्याज वो जो करंट ईयर का इंटरेस्ट कहलाता है. ये सब बातें कल हम टेकअप कर चुके थे. आज क्योंकि टैक्स, इनकम टैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, हर बात बड़ा इजीली समझने में थोड़ा समय लगता है, तो केवल एक एग्जाम्पल के बेसिस पर उन बातों को मैं समझता हूँ कि समझना थोड़ा मुश्किल रहा होगा. इसलिए एक एग्जाम्पल और आपके सामने रख रहे हैं केवल लेट आउट प्रॉपर्टी का. अभी हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड को टच नहीं किया, अभी उस पर कोई बात नहीं हमने शुरू की है. विल टेक इट अप लेटर ऑन, क्योंकि वो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसलिए हमने उसको जानबूझ करके छोड़ रखा है. फ़िलहाल अभी हम केवल एक प्रॉपर्टी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह समझ में आ जाए इसकी हर चीज़. करें शुरू. आइए आज बात करते हैं अगेन द प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट, एंड फॉर दिस पर्पज़ द इलस्ट्रेशन नंबर 17 ऑफ पटेल चौधरीज बुक. अच्छी इलस्ट्रेशन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. कल की जिन बातों को टेकअप किएगा था उन्हीं बातों को लेकर के है. जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा. ओके. डॉक्टर पचौरी एक आवासीय मकान के स्वामी हैं जिसका निर्माण 30 नवंबर 2015 को पूरा हुआ था. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ध्यान रखिएगा. इसे 1 जनवरी 2016 से रहने के लिए किराए पर उठाया गया है. 2015 30 नवंबर को मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, बट फॉर दिसंबर there is no any income on this house because it was not let out in the December. It is let out on 1st January 2016. ध्यान रहे. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इसका विवरण निम्न प्रकार का है. नगर पालिका मूल्यांकन इट इज़ गिवन 40,000. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 4,500 पर मंथ. Standard rent it is given 37,500. Then fair rent it is 3,750. Then
नगर पालिका कर चुकाए किराएदार द्वारा चुकाए गए 4,000 रुपये सम्मिलित करते हुए 12,000 रुपये। द अमाउंट विच इज़ पेड एज म्यूनिसिपल टैक्स इज total amount is 12,000. But remember, while we are going to calculate the amount of net annual value, just before that, out of the gross annual value, the amount of municipal taxes is to be subtracted. उनको घटाना होता है. But subject to this condition, if these taxes are paid by the house owner, यदि मकान मालिक ने उन करों का भुगतान किया म्यूनिसिपल टैक्सेस का, तो ही हम उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, अदरवाइज नॉट अलाउड। जस्ट से हियर इन दिस क्वेश्चन, उस 12,000 में से 4,000 रुपये किराएदार ने दिए हैं, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट पेड 12,000 लेस amount paid by the tenant rupees 4,000, balance rupees 12 minus 4 is 8,000 is paid by the house owner. So this much amount is allowed for deduction or subtraction. 8,000 रुपये घटाएंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस के, और कोई फिगर नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है ये देखिएगा कि अन्य विवरण में फर्स्ट पॉइंट, 1 अगस्त एवं सितंबर 2019 को मकान खाली पड़ा रहा, वैकेंट रहा, दोषी किराएदार से 9,000 रुपये वसूल नहीं हो सके, अनरियलाइज्ड रेंट कहलाता है। किराएदार ने मकान खाली कर दिया है, तो दो बातें हैं, अनरियलाइज्ड रेंट भी है और मकान वैकेंट भी रहा 2 महीने के लिए। ओके, कम ऑन। नेक्स्ट, करदाता ने अपने अन्य किराएदारों से पिछले वर्षों में 20,000 रुपये का किराया वसूल नहीं कर सका था। पिछले वर्षों की बात है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है इस बात से। आगे, 4 वर्ष पूर्व में बेचे गए एक अन्य मकान के संबंध में गत वर्ष में करदाता ने 40,000 रुपये का नए वसूल हुआ किराया प्राप्त किया। उस मकान का गत वर्ष 2000 और 2001 का कुल नए वसूल हुआ किराया 70,000 रुपये था। उसमें से 45,000 की कटौती कर वर्ष 2-1 में स्वीकृत की गई थी। इसको अलग से टेकअप करेंगे, बताएंगे उस समय। इस मकान का निर्माण 2013 में प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 2013 को डॉक्टर पचौरी ने इस मकान निर्माण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 18% वार्षिक ब्याज पर 1 लाख रुपये ऋण लिया। इस ऋण का 50% भाग 30 जून 2019 को वापस चुका दिया गया और बाकी कई कैलकुलेशन करा था। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी इसमें इम्पोर्टेंट होगा। चलें, क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ टेकअप, ऊपर प्रॉपर हेडिंग होगा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर हेमंत, इस तरह से। For the assessment year आइए, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू। हाँ जी, म्यूनिसिपल वैल्यू इज गिवन टू यू 40,000 और ये स्टेप फर्स्ट चल रहा है आपका, और फेयर रेंट, और फेयर रेंट दे रहा है 3,750 पर मंथ। बोलिए 12 महीने का मिल।
42,000. Is whichever is higher. And it is 42,000 इसको लेंगे. Standard rent, and it is given to you 37,500. Whichever is lower. इन दोनों में से जो कम होगा इसको लेंगे 37,500. Then step second, rent received. और ये है 4,500 into 12, 54,000. Then next, less unrealized rent. और ये नए वसूल होने वाला किराया इसमें बता रहा है 9,000 रुपये. से सीधी सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 9,000. इट इज़ गिवन टू यू. इट इज़ 45,000. whichever is higher. It is third step. इन दोनों में से अधिक जिसको लेंगे वो होगा 45,000. आपने किया था ना पहले क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये. 45,000 ये दोनों में से जो हायर है. नाउ स्टेप फोर्थ, लेस अनरियलाइज्ड रेंट. हाँ सॉरी, वैकेंट रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड. वैकेंट पीरियड रेंट. और मकान खाली रहा है ये अगस्त और सितंबर. अगस्त एंड सितंबर 2 महीने, फॉर 2 months, एंड इट इज अगस्त एंड सितंबर. तो 4,500 into 2, it is 9,000 to be subtracted out of 45,000, and this is your 36. It is gross annual value now 36,000. ये आपके वैल्यू है. ऑलराइट, अब उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस. आउट ऑफ 12,000, जस्ट सी द फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन. 12,000 में से 4,000 रुपये किराएदार ने भुगतान किया, तो 8,000 रुपये ये पे कर रहा है टैक्स पेड बाय ऑनर. ऑनर ने ये पे किया है. ₹8,000 लेस करें out of 36. It is net annual value NAV 28,000. Yeah, less deductions.
पहला नंबर 1 सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिडक्शन दिया जाता, इट इज़ कंपल्सरीली इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, अनिवार्य रूप से देगा, वो कहे तो नहीं कहे तो, क्वेश्चन जनरली नहीं कहेगा। ओके, SD स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% इंटू NAV, नेट एनुअल वैल्यू का 30%, 28,000 इंटू 30%, बोलिएगा। 8,400। इट इज़ 8400। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, और अब बड़ा सावधानी से देखिएगा, हालांकि कल भी इस पर हमने बात की थी, पर फिर इसीलिए लिया जा रहा है कि इसका नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है। हाँ जी, उधर साइड में कर दो ना इंटरेस्ट ऑन रेशियो। वो थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए उसमें, इसलिए उस सफिशेंट नहीं होगी। इसे शॉर्ट लेना हो ले लीजिएगा ताकि इसे हम वाइप कर सकें। ओके, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और आपको जैसे पहले बताया गया था फिर सुन लीजिएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2 प्रकार से होता है, एक करंट ईयर का इंटरेस्ट और एक होता है एरियर ऑफ इंटरेस्ट। 2 कैटेगरी होती हैं इसकी। अब कहाँ पर एरियर ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा ये अलग इशू है, पर 2 है। इंटरेस्ट वर्किंग नोट, ये है इंटरेस्ट। फर्स्ट, एरियर ऑफ इंटरेस्ट, इसके कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ लोन, और लोन की राशि देखिएगा कितना दे रहा है वो, 1 लाख रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, और वो है 18%। 18% है लोन। डेट ऑफ लोन, और डेट ऑफ लोन ये बता रहा है 1 अक्टूबर 2013, 1/10/2013। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, मई 2013। कोई बात नहीं। और ये है कंप्लीट कब हुआ है, 30 नहीं, वापस चुका दिया गया। कंप्लीशन, इस मकान निर्माण मई 2013 में प्रारंभ हुआ था। 1 अक्टूबर 2013 को इस मकान के निर्माण के लिए और 30 जून है 30 फर्स्ट लाइन 30 नवंबर 2015 को पूरा हुआ था। सबसे ऊपर जिसका निर्माण 30 नवंबर 2015 को पूरा हुआ था। 30 नवंबर 2015 को कंप्लीट हुआ डेट ऑफ लोन। और ज़रा एक और बात का ध्यान रखिए, इसमें नई बात आ रही है, और वो ये है कि इस लोन का 50% पार्ट है वो 30 जून को पेमेंट कर दिया गया है, ये ध्यान रहे। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल हम इसको टेकअप कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि एरियर ऑफ इंटरेस्ट जो कहलाता है वो इस पीरियड को कहते हैं। इस पीरियड के इंटरेस्ट को ही एरियर ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, एरियर ऑफ इंटरेस्ट की डिडक्शंस is given in 5 equal installments. It means this is to be given 1/5 every year up to the next 5 years. 5 वर्षों तक के मिलेगी। तो हम पहले इंटरेस्ट का मालूम करें, फिर उसका 1/5 देखें 5 किश्तों में। तो 1/10/2013 को देखना, इसमें पहले 1/10/2013 इसका प्रीवियस ईयर कब कंप्लीट होगा, ये होगा 13/14 अर्थात 31 मार्च 2014 को पूरा होगा। इट इज़ 2
31 मार्च 2014। और इसमें कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का तो इंटरेस्ट ये हो गया। ठीक है। दूसरा, फिर 1/4/2014 से 31/3/2015, ये हो गए पूरे 12 महीने। फिर तीसरा फिर 31 मार्च के बाद 1/4/15 से आपके 31/3/16 जो आएगा उसमें मकान, उस प्रीवियस में मकान बन करके तैयार हो गया, तो इसका इंटरेस्ट करंट ईयर में जाएगा। बस समझ में आ रही? तो हमें जो ब्याज लेना है वो ये लेना है, ये रफ। थर्ड ईयर में हम यदि चलेंगे तो तब होता है जब मकान 31 मार्च 2016 के बाद बनकर तैयार होता, परंतु 31/3/2015 के बाद जो प्रीवियस ईयर आ रहा है वो आ रहा है 1/4/15 से 31 मार्च 2016 का, और उस प्रीवियस ईयर में मकान बन चुका था, कंप्लीट हो गया था, उसको हम करंट ईयर का मानते हैं इनकम टैक्स लॉ के आधार पर, इसलिए उसको छोड़ दीजिएगा। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना। टोटल 18 मंथ्स इंटरेस्ट। अब लीजिएगा 1 लाख रुपए पर 18% इंटू 18/12, 27,000 रुपये, ये हुआ एरियर ऑफ इंटरेस्ट, ये कहलाएगा। ये है एरियर ऑफ इंटरेस्ट। इसकी कटौती 5 समान किस्तों में 5 वर्षों तक इंटू 1/5, बोलिए 5,400 रुपये, तो ये देंगे कटौती के बकाया ब्याज के। और दूसरा अब आएगा बी पार्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट। और वो होगा, ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर इंटरेस्ट 1 लाख पर देना है 18% की रेट से, परंतु एक बात इसने कह रहा है, और वो ये है कि इस ऋण का 50% भाग 30 जून 2019 को वापस चुका दिया गया। अब देखिएगा पहला पार्ट इसमें अप टू 30 जून तक, अप टू 30 जून 2019, कितना हो गया ये? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, 3 मंथ्स। कौन से होंगे? अप्रैल, मई एंड जून 2019। तो 1 लाख पर लीजिएगा 18% इंटू 3/12, बोलिए 4,500। कितना? 4,500। तो पहले का 5,400, अभी का है 4,500। ये 1/4, 18,000 में 4 का भाग देंगे, 4,500। हाँ ठीक है ना, 4,500 ये हुआ। सेकंड पार्ट इसका, अब क्योंकि 50% पे कर चुका है, तो अब बाकी का 1 लाख का 50% करें 50,000, अब बाकी बच गया 50,000, और उस पर 18% इंटू 9 मंथ्स, 9/12, 9 महीने का 6,750। 6,750। टोटल इंटरेस्ट 16,650। 16,650।
ये कटौती देंगे 16,600 इंटरेस्ट ऑन लोन की फाइनल अमाउंट। इट इज 16,650 टोटल अमाउंट 8,400 माइनस 2550 जी सर ये घटाएंगे इसमें से। नाउ टैक्सेबल इनकम 2950 2950 ओनली 2950। ठीक है। अब इसमें एक नई बात जो आ रही है वो ये है कि थर्ड पॉइंट लास्ट में देखिएगा, 4 वर्ष पूर्व बेचे गए एक अन्य मकान के संबंध में गत वर्ष में करदाता ने 40,000 रुपये का न वसूल हुआ किराया प्राप्त किया। 40,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ। उस मकान का गत वर्ष 2001 में कुल न वसूल हुआ किराया 70,000 रुपये था। उसमें से 45,000 रुपये की कटौती कर वर्ष 2001 और 2 में स्वीकार की गई थी। देखिएगा, यदि गत वर्षों में कोई किराया वसूल नहीं हो सका था, आपने उसकी कटौती उन वर्षों में ली या नहीं ली है, एक ये इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है। नंबर 2, यदि वो न वसूल होने वाला किराया अब इस साल वसूल हो रहा है, इस गत वर्ष में वसूल हो रहा है, तो उसका कैलकुलेशन उस प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार से एक अन्य नई लेट आउट प्रॉपर्टी का करते हैं और वहाँ पर नेट वैल्यू से शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई? उससे पहले और कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब देखिएगा ये अमाउंट का कैलकुलेशन किस तरह से आता है, शॉर्ट ले लीजिएगा। ओके, ये फेयर वर्क के वर्किंग नोट नहीं है, ध्यान रहे, पर अलग से कैलकुलेशन होगा। वहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी का वो काम पूरा हो गया 2950 तक, दैट इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। चलें, आइएगा जरा देखिएगा कि इसके 70,000 रुपये की न वसूल होने वाली राशि थी, सेकेंड लाइन थर्ड पॉइंट की। उस मकान का गत वर्ष 2001 में न वसूल हुआ किराया 70,000 रुपये था। देखो टोटल वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट है, टोटल अनरियलाइज्ड रेंट इट इज 70,000। ठीक है। अब उसमें से कहता है कि आपके 70,000 में से 45,000 रुपये की कटौती के में स्वीकृत कर दी गई है, लेस डिडक्शंस ऑलरेडी अलाउड, पहले से स्वीकार किए जा चुके हैं, और वो राशि है 45,000 रुपये, 25,000 रुपये। दिस अनरियलाइज्ड रेंट not yet allowed for deduction इस पर डिडक्शन अभी तक अलाउ नहीं हुआ था। अब आगे देखिएगा, बिगिनिंग की लाइन से 4 वर्ष पूर्व बेचे गए एक अन्य मकान के में गत वर्ष में करदाता ने 40,000 रुपये का न वसूल किराया प्राप्त किया, और इस मकान पर जो था वो किराया अब मिला है
वो 40,000 रुपये। तो 40,000 में से 25,000 रुपये वसूल नहीं हो सके अभी तक, बाकी के वसूल हो गए। ठीक है, तो ये बैलेंस इसी में 40,000 माइनस 25,000 तो अरे क्या हो जाएगा 15,000 है। तो 25,000 का तो वो हो चुका, इसका भी नहीं हुआ कैलकुलेशन। ये एक्स्ट्रा इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ये एक्स्ट्रा है जिस पर अब टैक्स लगेगा। ओके, अब लिखें यहाँ पर नेट रिकवरी 15,000, इसी को हम नेट एनुअल वैल्यू मानते हैं, होती नहीं है, माना जाता है। अब जब ये नेट एनुअल वैल्यू है तो इसमें आपको लेस केवल एक ही डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर रूल एट द रेट ऑफ 30% इंटू NAV, और ये होगा 15,000 का 30%, 4,500। ये 4,500 घटाएंगे एंड बैलेंस इज टैक्सेबल इनकम। 10,500। ये 10,500 इस तरह से कंप्लीट। अब हुआ क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक लिखना है, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट लेट आउट 2950, दूसरा रिकवरी 10500, टोटल टैक्सेबल इनकम 13450, ये उत्तर माना जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी व्हेन द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। थैंक यू very much.